करती हूँ आप सभी का इस YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है सोशल प्रोसेस। ये सोशियोलॉजी का यूनिट 2 का यानी सोशल स्ट्रक्चर का एक टॉपिक है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस का क्या मीनिंग है, वो कितने टाइप्स के होते हैं, फिर उन टाइप्स में है जैसे कोऑपरेशन, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन एंड आइसोलेशन। ये सब टाइप्स है सोशल प्रोसेस का। इन सभी को भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से जो है मीनिंग ऑफ सोशल प्रोसेस। हम लोग सबसे पहले सोशल प्रोसेस का मीनिंग जानेंगे कि सोशल प्रोसेस आखिर होता क्या है। तो उसका मीनिंग जानने से पहले हम लोग देखेंगे सोशल इंटरैक्शन। तो सोशल इंटरैक्शन क्या है? द प्रोसेस बाय विच पीपल एक्ट एंड रिएक्ट विद अदर। एक प्रोसेस जिसमें लोग जो है अपने सोसाइटी में लोग एक दूसरे से किस तरीके से एक्ट करते हैं या किस तरीके से रिएक्ट करते हैं किसी चीज के प्रति, उसको हम लोग सोशल इंटरैक्शन कहते हैं। और वही सोशल इंटरेक्शंस का जो कॉमन पैटर्न होता है उसको हम लोग सोशल प्रोसेस कहते हैं। तो हमने जाना सोशल प्रोसेस आखिर कहते किसको है, मतलब जो हमारा इंटरेक्शंस है, सोशल इंटरेक्शंस है सोसाइटी में, उसी का एक कॉमन पैटर्न अगर बन गया है तो उसको हम लोग सोशल प्रोसेस कहते हैं। अब देखेंगे ये हमें मदद किस तरीके से करता है। तो अचीविंग गोल, ये हमें अपने गोल को अचीव करने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए एक क्रिकेट टीम है, उसमें बहुत सारे मेंबर हैं, तो सब मेंबर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को रिएक्ट करते हैं ताकि क्या उसका कॉमन गोल, यानी कि उसका कॉमन गोल क्या है, मुझे ये मैच जीतना है। वो अपने मैच को जीतने के लिए जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है एडजस्टिंग बिहेवियर। एडजस्टिंग बिहेवियर कैसे? मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हैं, है ना, तो उस जो प्लेस है वहां पे कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे और हो सकता है वो रूल्स रेगुलेशन आपको नहीं पसंद है, फिर भी आपको क्या है अपना बिहेवियर को एडजस्ट करना है। आपको कितनो भी गुस्सा आ रहा हो लेकिन फिर भी आपको शांति से काम करना है, वहां के रूल्स रेगुलेशन को मानना होता है। इस तरीके से आप जो है अपना बिहेवियर को एडजस्ट किए ना। नेक्स्ट है शेयरिंग रिसोर्सेज। शेयरिंग रिसोर्सेज कैसे? जैसे एक फैमिली है, वो अपने परिवार में क्या है अपना फूड, अपना मनी, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीज को शेयर करता है एक दूसरे के साथ, इसीलिए वो इंटरेक्ट करता है। तो इस तरीके से जो है सोशल प्रोसेस हम लोगों को मदद करता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस कितने टाइप्स के होते हैं, तो इसको जो है मेनली 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है एसोसिएटिव प्रोसेस और सेकंड है डिसोसिएटिव प्रोसेस। तो एसोसिएटिव प्रोसेस उसको कहते हैं, ये नाम से ही पता चल रहा है। एसोसिएटिव प्रोसेस मतलब कहीं ना कहीं एसोसिएशन देखने के लिए मिल रहा होगा, मतलब ऐसा इंटरेक्शन जिसमें लोग जो है फिजिकली मेंटली एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं, उसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रोसेस। इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? इसके अंदर आएगा कोऑपरेशन, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, ये सब जो है वो क्या है एसोसिएटिव प्रोसेस के अंदर आता है। और नेक्स्ट है डिसोसिएटिव प्रोसेस। डिसोसिएटिव का मतलब है डिसोसिएशन, मतलब वैसा इंटरेक्शन जिसमें लोग एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं डिसोसिएटिव प्रोसेस। इसके अंदर आता है कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, ये सबसे क्या है लोग अलग हो जाते हैं। तो इन सभी को जो है हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं कि आखिर कोऑपरेशन, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट ये सब क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे फर्स्ट टाइप्स पे जो है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन को देखेंगे, कोऑपरेशन आखिर किसको कहते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। तो पीपल वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल। लोग जो है एक साथ मिल करके काम करते हैं अपने एक कॉमन गोल के लिए, तो उसको क्या कहते हैं कोऑपरेशन। बेस्ड ऑन यूनिटी एंड टीम वर्क। ये किस पे बेस्ड होता है? ये एक यूनिटी, एक टीम वर्क में बेस्ड होता है। तो मतलब एक टीम के सारे लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक साथ मिल करके किसी खास काम को करते हैं ताकि वो पर्टिकुलर गोल जो है वो अचीव हो सके। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एक हॉस्पिटल में नर्सेस, डॉक्टर्स, अदर मेडिकल टीम मेंबर्स या नॉन मेडिकल टीम मेंबर्स सब मिल करके एक साथ काम करते हैं ताकि एक पेशेंट को होलिस्टिक केयर प्रोवाइड किया जा सके। तो ये है कोऑपरेशन का एग्जांपल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कोऑपरेशन। इसका क्या क्या डेफिनेशंस दिए गए हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन है cooperation is a process by which individual or group combine their effort in more or less organized form for the attainment of common objective। तो कोऑपरेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल या ग्रुप जो है अपने एफर्ट को कंबाइन करते हैं, वो ज्यादा
ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है या कम ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है, पर वो अपने एफर्ट को कंबाइन करते हैं ताकि उसके जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर सके, है ना। उसको क्या कहते हैं? कोऑपरेशन कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है cooperation is a continuous and common endeavor of two or more person to perform task to reach a goal that is commonly cherished। मतलब दो या दो से अधिक लोग कंटिन्यूअसली एक खास काम को करते हैं ताकि उसका जो कॉमन गोल है वो अचीव कर सके, है ना। उसको क्या कहते हैं? कोऑपरेशन। हमने इसके दो डेफिनेशन देखे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन कितने टाइप्स के होते हैं? तो कोऑपरेशन को मेनली 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है डायरेक्ट कोऑपरेशन, सेकंड है इनडायरेक्ट कोऑपरेशन, थर्ड है प्राइमरी कोऑपरेशन, फोर्थ है सेकेंडरी कोऑपरेशन एंड फिफ्थ है टर्सरी कोऑपरेशन। डायरेक्ट कोऑपरेशन किसको कहते हैं? सेम वर्क टुगेदर। जब डायरेक्टली कोई ग्रुप के लोग जो है डायरेक्टली एक ही काम को सब मिलके करते हैं तो उसको कहते हैं डायरेक्ट कोऑपरेशन। इसमें लोगों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे कि कोई वीडियो गेम को साथ में खेलना, है ना। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट कोऑपरेशन। इसको क्या कहते हैं? लोग जो है वो इन्वॉल्व तो होते हैं कामों में बट वो इनडायरेक्टली, मतलब जो है सब लोग अपने अपने काम को कर रहे हैं बट उनका सबका मिला करके जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है वो सेम है ना। अगर एक हॉस्पिटल का एग्जांपल ले तो डॉक्टर अपना काम कर रहा है, नर्सेस अपना काम कर रहा है, नॉन मेडिको अपना काम कर रहा है, लेकिन सबका कॉमन गोल क्या है? पेशेंट का प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो ये जो है एक इनडायरेक्ट टाइप्स ऑफ कोऑपरेशन है जिसको हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी कोऑपरेशन। प्राइमरी कोऑपरेशन जो होता है वो प्राइमरी ग्रुप के बीच में होता है, जैसे कि हमारा फैमिली मेंबर्स है ना, जो क्लोज फैमिली मेंबर्स होते हैं, क्लोज रिलेशंस में होते हैं, उनके बीच जो कोऑपरेशन होता है उसको कहते हैं प्राइमरी कोऑपरेशन, जिसमें इमोशनल बॉन्डिंग इन्वॉल्व होता है। एग्जांपल फैमिली हेल्पिंग ईच अदर। जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं, वो क्या है? वो प्राइमरी कोऑपरेशन का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट है सेकेंडरी कोऑपरेशन। सेकेंडरी कोऑपरेशन किसको कहते हैं? वो जो है एक ऑफिशियल वर्क में होता है ना, प्रोफेशनल में होता है सेकेंडरी कोऑपरेशन, जैसे कि ऑफिस का टीम वर्क है ना। ऑफिस के टीम वर्क में जो है वो सेकेंडरी कोऑपरेशन के एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट है टर्सरी कोऑपरेशन। इसमें क्या है? जो राइवल ग्रुप होते हैं, मतलब जो विरोधी ग्रुप होते हैं, विरोधी पार्टी के लोग, वो एक दूसरे का जब कोऑपरेट करते हैं तो उसको कहते हैं टर्सरी कोऑपरेशन। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, है ना, रिलीजियस ग्रुप हो गए, ये सब जो है वो टर्सरी कोऑपरेशन के एग्जांपल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस क्या है? कोऑपरेशन का क्या इंपॉर्टेंस है? तो पहली बात क्या है? वो बेस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का बेस ही इसी से बना हुआ है। देखिए सोसाइटी में क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल्स रहते हैं और वो लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, है ना, तभी तो एक समाज बनता है। तो वो क्या है? वो बेस ऑफ सोसाइटी हो गया। नेक्स्ट है हेल्प्स डेवलपमेंट। वो जो है एक दूसरे को मदद करते हैं। जो ग्रुप ऑफ पीपल जो सोसाइटी में रहते हैं वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं ताकि उसका डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है नीड्स फॉर सर्वाइवल। ये सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है कि लोग एक दूसरे का कोऑपरेट करें। नेक्स्ट है प्रमोट यूनिटी। और इससे जो है कोऑपरेशन से एक यूनिटी का फॉर्मेशन होता है ना, यूनिटी को बढ़ावा देता है। ये था इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंपटीशन। कंपटीशन क्या होता है? वैसे हमारे आपसे बेहतर कंपटीशन को और कौन जान सकता है ना, फिर भी हम लोग कंपटीशन को देखते हैं। कंपटीशन का क्या मतलब होता है? तो अ स्ट्रगल टू अचीव लिमिटेड रिसोर्सेज और गोल। जब कोई रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है और उसका डिमांड बहुत ज्यादा है ना, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तब क्या है? उसको पाने के लिए स्ट्रगल बहुत होता है। तो उस स्ट्रगल को हम लोग क्या कहते हैं? कंपटीशन, है ना। इसमें कोई डायरेक्ट कांटेक्ट का जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके कॉलेज का कोई स्टूडेंट है, वो compete कर रहा है और उसी पर्टिकुलर चीज के लिए कोई अदर कॉलेज में बैठा हुआ कोई अदर स्टूडेंट भी compete कर रहा है, तो इस स्टूडेंट और उस स्टूडेंट में कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे का क्या है? वो कंपिटिटर है। तो इसमें जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट कांटेक्ट होना ही चाहिए। एग्जांपल है वही है स्टूडेंट कंपीटिंग फॉर रैंक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ कंपटीशन क्या है? कंपटीशन और इम्पर्सनलाइज्ड स्ट्रगल। ये क्या है? ये एक इम्पर्सनलाइज्ड स्ट्रगल है, इसमें पर्सनल रिलेशन नहीं है। ये इम्पर्सनलाइज्ड स्ट्रगल है अमंग असेंबलिंग ग्रेटनेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर लिमिटेड इन क्वांटिटी।
जब कोई गुड्स या सर्विसेज, मतलब कोई गुड्स का मतलब होता है सामान, है ना, जब कोई सामान या सर्विसेज जो है वो लिमिटेड अमाउंट में होता है तो उसको पाने के लिए क्या है, वो स्ट्रगल होता है। उसी स्ट्रगल को क्या है, हम लोग कंपटीशन कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, कंपटीशन इज अ कंटेस्ट टू ऑब्टेन समथिंग व्हिच डू नॉट एग्जिस्ट इन क्वांटिटी सफिशिएंट टू मीट द डिमांड। मतलब कोई भी चीज जिसका जितना जरूरत है, जिसका जितना डिमांड है, उसके अनुसार से उसकी क्वांटिटी उतनी नहीं है, तो उसमें जो स्ट्रगल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपटीशन कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, कंपटीशन इज एन इंटरेक्शंस विदाउट सोशल कांटेक्ट। मतलब बिना सोशल कांटेक्ट के जो इंटरेक्शंस होता है उसको क्या कहते हैं, कंपटीशन कहते हैं। मतलब एक स्टेट का लोग जो है, एक स्टेट का स्टूडेंट दूसरे स्टेट के स्टूडेंट के साथ कंपीट कर रहा है, जिसका उससे कोई लेना देना नहीं, कोई सोशल कांटेक्ट नहीं है, फिर भी वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्टेड है, एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहा है। क्यों? किसी भी जॉब के लिए, किसी अदर पर्पस के लिए, है ना, इसको कहते हैं कंपटीशन। मतलब सोशल कांटेक्ट नहीं है फिर भी इंटरेक्शन है, उसको क्या है, कंपटीशन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? फर्स्ट है ये इम्पर्सनल, है ना, ये इम्पर्सनल है, मतलब इसमें अपना इमोशनल कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, कोई पर्सनल नहीं है। दूसरा है अनकॉन्शियस, मतलब अनकॉन्शियसली भी लोग एक दूसरे के साथ कंपीट करते रहते हैं, सर्वाइवल के लिए हो सकता है ना। कंटिन्यूअस, ये जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब आप खुद सोचिए, जब इंसान का जन्म ही कंपटीशन से हुआ है तब कंपटीशन तो लाइफ लॉन्ग रहेगा ही। तो ये क्या है, ये कंटिन्यूअस है। अनकॉन्शियसली जो है वो कंपटीशन किसी न किसी तरीके से वो चलता ही रहता है, ये यूनिवर्सल है, मतलब हर जगह जो है वो कंपटीशन है। ये डायनेमिक भी है। अब डायनेमिक कैसे है, जब ये यूनिवर्सल है तो डायनेमिक कैसे है? जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में जब आप थे तो आपके बेचमेट के साथ जो है वो कंपटीशन था कि हमको टॉप करना है क्लास में या कुछ और चीज में अच्छा अचीव करना है। जब आप स्कूल से बाहर निकले तो सब जो है वो कहीं कहीं और चला गया, अब जो है वो उससे आपका कोई कंपटीशन नहीं है ना। तो ये क्या है, वो डायनेमिक है, बेस्ड ऑन स्कार्सिटी। अब कंपटीशन ज्यादा कब होता है, जब स्कार्सिटी होता है, किसी भी चीज का जब कमी होता है तब कंपटीशन क्या है, वो बढ़ जाता है। तो ये सब जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स था कंपटीशन का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट है पर्सनल, मतलब वैसा कंपटीशन जो काफी पर्सनल है, मतलब फेस टू फेस कंपटीशन, है ना। दूसरा है इम्पर्सनल, इम्पर्सनल मतलब अननोन राइवल, हमको पता भी नहीं हम किससे कंपीट कर रहे हैं फिर भी हम कंपीट कर रहे हैं, है ना। तीसरा है इकोनॉमिक, मतलब अपने जॉब के लिए, पैसों के लिए कंपीट करना। चौथा है पॉलिटिकल, पावर के लिए कंपीट कर रहा है, उसको क्या कहते हैं, पॉलिटिकल कंपटीशन। पांचवा है कल्चरल, मतलब अपने कल्चर को बेस्ट दिखाने के लिए, मेरा ट्रेडिशन बढ़िया है, मेरा कल्चर बेस्ट है ना, उसके लिए कंपटीशन चल रहा है। रिलीजियस ग्रुप, एक रिलीजियस ग्रुप कहता है हम बेहतर है, दूसरा कहता है हम बेहतर है, उसके लिए अलग कंपटीशन चल रहा है। सोशल, अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कंपटीशन चल रहा है। मतलब हर फॉर्म में जो है कंपटीशन कहीं ना कहीं चल रहा है। तो ये हमने देखा कंपटीशन के बारे में। अब हम लोग देखते हैं आखिर इसका एडवांटेज क्या है। इतना तो कंटिन्यूअस कंपटीशन तो चल ही रहा है, बट इसका कुछ ना कुछ एडवांटेज भी होगा, उसका एडवांटेज देखते हैं। तो फर्स्ट है मोटिवेशन। ये जो कंपटीशन है वो हम लोगों को मोटिवेट करता है बेस्ट बनने के लिए, है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो फिट रहेगा वही सर्वाइव करेगा, तो ये हमें क्या करता है, मोटिवेट करता है, हमारी प्रोग्रेस को मेंटेन रखता है, बेटर अपॉर्चुनिटी दिलाता है ना। जब हम लोग कंपीट करेंगे हम लोग उससे बेहतर बनेंगे, हमारा प्रोग्रेस होगा और हमें बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक है, तो हाँ, ये सब हमने कंपटीशन के बारे में देखा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो उसका मीनिंग क्या है, डायरेक्ट स्ट्रगल वेयर वन ट्राई टू हार्म और अपोज अदर। मतलब डायरेक्ट स्ट्रगल जिसमें एक इंसान जो है वो दूसरे को हार्म करने की कोशिश करता है, दूसरे को अपोज करने की कोशिश करता है, तब क्या है, वो कन्फ्लिक्ट बन जाता है। जैसे हमने कंपटीशन में देखा, वहां पे स्ट्रगल थे बट हम लोग किसी का हार्म नहीं कर रहे थे उसमें, है ना, किसी को अपोज नहीं कर रहे थे डायरेक्टली,
हम उसमें खुद को बेहतर बना रहे थे, खुद का प्रोग्रेस कर रहे थे ताकि हमको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सके। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम दूसरे को हार्म करके जो है, एक दूसरे को हार्म करते हैं, एक दूसरे को अपोज करते हैं, तब जो स्ट्रगल होता है वो कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। जैसे एग्जांपल हो गया फाइट बिटवीन अ ग्रुप, किसी दो ग्रुप में क्या है वो लड़ाई चल रहा है, तो वो क्या है वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, है ना। कॉन्फ्लिक्ट का क्या डेफिनेशन है? कॉन्फ्लिक्ट इज अ सोशल प्रोसेस in which individuals or groups seek their ends by directly challenging the antagonist by violence or threat of violence। मतलब कॉन्फ्लिक्ट एक सोशल प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल या ग्रुप जो है अपने गोल को अचीव करने के लिए, मतलब जो भी चीज उसको चाहिए उसको अचीव करने के लिए दूसरे ग्रुप को, जो उसके विरोध में खड़ा है या जो उसके दुश्मन है, उसको डायरेक्टली चैलेंज करता है। कैसे? उसको डराता है, उसको धमकाता है, तब क्या है वो कॉन्फ्लिक्ट होता है। उसको डरा कर धमका करके अपना गोल जो है वो अचीव करने का कोशिश करता है, उसको क्या कहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट डेफिनेशंस है द डेलिबरेट अटेम्प्ट्स टू अपोज, रेसिस्ट और कर्स द विल ऑफ अनदर और अदर्स। मतलब क्या है, लोग जो है जानबूझ करके डेलिबरेटली किसी को रोकता है, उसको अपोज करता है ना, उसको दबा करके रखता है, तो उसको क्या कहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशंस है कॉन्फ्लिक्ट takes the form of emotionalized and violent opposition in which major concern is to overcome the component as a means of securing a given goal or reward। मतलब कोई इमोशन में आकर के, मतलब गुस्से में आकर के या फिर बहुत वायलेंट होकर के किसी को रोकता है, किसी को दबाता है, किसी को हराने की कोशिश करता है ताकि जो उसका गोल है, जो उसका रिवार्ड है वो उसको मिल जाए, तो इसको क्या कहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। इस तरीके से हमने तीन अलग अलग डेफिनेशंस देखे कॉन्फ्लिक्ट का, कि कॉन्फ्लिक्ट आखिर किसको कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है यूनिवर्सल। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यूनिवर्सल है, ये हर जगह, चाहे वो फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे दो रिलीजियस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे दो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हर जगह है। नेक्स्ट है पर्सनल। तो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, जैसे पर्सनल मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट होता है। नेक्स्ट है कल्चरल इन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड होता है। कुछ कल्चर है जो शांति तरीके से जो है वो किसी कॉन्फ्लिक्ट को जो है डिस्कशन करके जो है खत्म कर देता है, अब कुछ जो है वो एग्रेसिव रिएक्शंस करने पे भरोसा रखता है ना। तो ये सब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉन्फ्लिक्ट का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट है वॉर, है ना। जब दो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या है? वॉर हो जाता है। नेक्स्ट है इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। एक ही ग्रुप के मेंबर्स के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, तो वो हो गया इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है लिटिगेशन, मतलब वैसा कॉन्फ्लिक्ट जिसको सॉल्व करने के लिए कोर्ट का मदद लिया जाता है ना, लीगल प्रोसेस का मदद लिया जाता है, जैसे कि डिवोर्स केसेस हो गया। आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, ये क्या है? अगर कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो अलग अलग आइडियाज, अलग अलग ओपिनियन के वजह से होता है, तो उसको कहते हैं आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इफेक्ट, मतलब कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से आखिर क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो इसका दो तरीके का इफेक्ट हो सकता है, या तो उससे कुछ बेहतर होगा या तो कुछ खराबी होगा, नुकसान होगा। तो या तो एडवांटेज हो सकता है या डिसएडवांटेज हो सकता है। एडवांटेज क्या क्या होगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब अगर एक फैमिली का एग्जांपल लिए तो एक फैमिली में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, है ना, तो क्या है वहां पे हमें प्रॉब्लम पता चला कि भाई क्या प्रॉब्लम है ना, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, तो ये एडवांटेज हुआ, है ना। कोई भी प्रॉब्लम जो है वो हम लोग देखें कि इस प्रॉब्लम की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, तो ये एडवांटेज हो गया। नेक्स्ट है यूनिटी इंक्रीज, जब कोई प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो जाता है, तो यूनिटी जो है वो क्या है? ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है अवेयरनेस, लोग जो है वो एक दूसरे से अवेयर हो जाते हैं कि आखिर किस बात में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही थी, आखिर कॉन्फ्लिक्ट किस बात पे हो रहा था, ये सब जो है वो पता चलता है। तो ये सब क्या है? वो एडवांटेज है कॉन्फ्लिक्ट का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? कि वायलेंस, है ना, कॉन्फ्लिक्ट में अक्सर जो है वो वायलेंस हो जाता है ना, वॉर वगैरह की स्थिति हो जाती है। स्ट्रेस, ये काफी स्ट्रेसफुल होता है, किसी के लिए भी सोशल टेंशन क्रिएट होता है, तो ये सब डिसएडवांटेज है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट का कुछ एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी है, ये हमने देख लिया।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन आखिर क्या है, इसके मीनिंग्स को हम लोग देखेंगे। तो इसका मीनिंग है एडजस्टमेंट बिटवीन कन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स टू मेंटेन पीस। मतलब दो कन्फ्लिक्टिंग ग्रुप, मतलब दो ग्रुप जिसके बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो शांति बनाए रखने के लिए एक दूसरे के साथ जो एडजस्टमेंट करते हैं उसको हम लोग एकोमोडेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल है टू इनेमीज एग्रीइंग टेम्पररी, मतलब दो इनेमी जो है, दो दुश्मन जो है किसी बात पे जो है वो झगड़ रहे थे, तो एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं। कुछ बात वो उनका मान लिया, कुछ बात वो इनका मान लिया, है ना। तो दोनों एक दूसरे के बात मान लेते हैं, तो टेम्पररी जो है उसका जो झगड़ा जो है वो खत्म हो जाता है, दोनों के बीच में शांति हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेफिनेशंस। डेफिनेशंस क्या है एकोमोडेशन का। Accommodation refers particularly to the process in which man attains a sense of harmony with his environment। मतलब जब कोई इंसान अपनी environment, अपनी परिस्थिति के साथ मिल करके एडजस्ट कर लेता है और शांति और संतुलन बना लेता है, तो उसको हम लोग accommodation कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशंस है Accommodation is a term used by sociologists to describe the adjustment of hostile individuals or group। मतलब जब दो hostile group, मतलब दो दुश्मन ग्रुप एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके जो अपने बीच में जो लड़ाई चल रहा है उसको कम कर देता है, तो उसको हम लोग कहते हैं accommodation। वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लिया और वो एक शांतिपूर्ण जो है तरीके से अपनी लड़ाई को खत्म किया, है ना, तो उसको कहते हैं accommodation। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट है कम्स आफ्टर कन्फ्लिक्ट। मतलब जब कन्फ्लिक्ट होता है एक दूसरे के बीच में, जब दो ग्रुप के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, तो वो इतना बड़ा ना हो जाए और ये पूरी तरीके से अशांति ना फैला दे, तब लोग जो है वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, ताकि कोई भी कन्फ्लिक्ट जो है वो लंबे समय तक ना चले, है ना। ये टेम्पररी होता है, मतलब दो ग्रुप जो है एक दूसरे के साथ समझौता कर लिया, तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा के लिए समझौता कर लिया, हमेशा के लिए दुश्मनी खत्म हो गया। वो टेम्पररी जो है किसी बात पे जो है वो मान लिया, अगर फिर जो है दूसरा ग्रुप उस पे इंटरफेयर करेगा तो फिर से कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये एकोमोडेशन जो है वो टेम्पररी होता है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल। ये जो है यूनिवर्सल होता है, मतलब ये हर जगह एकोमोडेशन होता है, लोग हर जगह कहीं ना कहीं एडजस्ट करते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस, और ये जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लोग कंटिन्यूअसली एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं ताकि शांति बनी रहे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर्म्स ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन किस किस फॉर्म्स के होते हैं ये हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट है कोर्शियन। कोर्शियन किसको कहते हैं, जब कोई स्ट्रॉन्गर ग्रुप जो है किसी वीकर ग्रुप को, है ना, फोर्सफुली कहता है कि तुमको ये डिसीजन मानना ही होगा, है ना, उसके पास ऑप्शन नहीं होता है एडजस्ट करने के अलावा, तो वो एडजस्ट कर लेता है, वो एकोमोडेट कर लेता है, तो उसको क्या कहते हैं, कोर्शियन कहते हैं। नेक्स्ट है कंप्रोमाइज। लोग एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं, मतलब कुछ चीज वो अपना छोड़े, कुछ दूसरा ग्रुप अपना कुछ छोड़ा, है ना, तो दोनों मिलके एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लेता है, तो उसको क्या कहते हैं, कंप्रोमाइज। नेक्स्ट है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या कहता है कि जब कोई थर्ड पार्टी जो है वो उसको आइडिया देता है, उसको बताता है कि तुमको कॉन्फ्लिक्ट जो है वो खत्म करनी चाहिए अपना, है ना, और उसकी बात मान करके लोग जो है एक दूसरे का कॉन्फ्लिक्ट खत्म कर लेता है, तो उसको क्या कहते हैं, आर्बिट्रेशन कहते हैं। टॉलरेशन किसको कहते हैं, जब कोई ग्रुप किसी कॉन्फ्लिक्ट को ऐसे ही छोड़ देता है, जाने देता है बिना सॉल्व किए, उसको क्या कहते हैं, टॉलरेशन। ठीक है यार जाने दो, हमको उसमें पढ़ना ही नहीं है ना, तो उसको क्या कहते हैं, टॉलरेशन। नेक्स्ट है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन किसको कहते हैं, जब कोई जस्टिफाई कर देता है किसी बिहेवियर को किसी लॉजिकल रीजन दे करके, तो उसको क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन। हम लोग कहते हैं कि चलो ठीक है यार जाने दो, वो ऐसा कर रहा है क्योंकि ऐसा परिस्थिति है उसके साथ, है ना, कुछ भी लॉजिकल रीजन लगा देते हैं, है ना, ताकि उसको एडजस्ट कर ले, उसमें हम लोग पढ़े ही ना, रेशनलाइज कर दिया वो, है ना, उसको क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन किसको कहते हैं, अपने निगेटिव फीलिंग को पॉजिटिव एक्शन में कन्वर्ट करने को सब्लिमेशन कहते हैं, है ना। जैसे आप एक बहुत गुस्सेल आदमी है, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत एग्रेशन है आप में, तो आप क्या है, आप जो है बॉक्सिंग फील्ड को चूज कर सकते हैं, है ना, आप वहां पे अपना एग्रेशन निकाल सकते हैं, तो इससे क्या होगा, अपने जो निगेटिव फीलिंग है उसको पॉजिटिव एक्शन में कन्वर्ट कर ली। ये है सब्लिमेशन। इस तरीके से हमने एकोमोडेशन को देखा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन को जानेंगे, एसिमिलेशन क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग है
प्रोसेस वेयर डिफरेंट ग्रुप्स बिकम सिमिलर और यूनाइटेड। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अलग अलग ग्रुप जो है एक साथ मिलकर के यूनाइट हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। मतलब वो इमोशनली उसका बिहेवियर, उसका कल्चर, उसकी चीजों को अपना लेते हैं और उसी के जैसे बन जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। जैसे डिफरेंट कल्चर्स अडॉप्टिंग सेम लाइफस्टाइल, अलग अलग कल्चर के लोग जो है एक जैसा लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लिए हैं, तो उसको क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट है वो किसी अदर स्टेट का है ना, और वो जो है वो पढ़ाई करने के लिए या फिर जॉब करने के लिए जो है वो दूसरे स्टेट आता है। उस स्टेट का लैंग्वेज अलग है, वहां का जो है वो बोलने का सब चीज का तरीका अलग है, तो वो क्या है वो धीरे धीरे वहां पे रहते रहते वहां पे अडेप्ट कर जाता है उस सिचुएशन में, उसी तरीके का लैंग्वेज सीख जाता है, उस तरीके से बिहेवियर सीख जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। वो लोग जो है एक दूसरे के साथ घुल मिल गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ एसिमिलेशन क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो assimilation is a process of interpretation and fusion in which person or group acquire by memory, sentiment, attitude of other person or group by sharing their experience and history as incorporated with them in a cultural life। मतलब एसिमिलेशन क्या है? एक प्रोसेस है इंटरप्रिटेशन का, फ्यूजन का, जिसमें एक लोग जो है या एक ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप में जो है वो घुल मिल जाते हैं, उसके एटीट्यूड, उसके सेंटिमेंट को अपना लेते हैं, बाय शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके, अपने हिस्ट्री को शेयर करके, जो उसके कल्चरल लाइफ में इनकॉर्पोरेटेड है ना, जो उसके कल्चरल लाइफ से जुड़ा हुआ है। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के कल्चरल लाइफ को जो है उसके सेंटिमेंट्स को, उसके एटीट्यूड को अपना लेता है, उसमें घुल मिल जाता है, उसको क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, एसिमिलेशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। मतलब ये बहुत स्लो प्रोसेस है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, मतलब तुरंत ही लोग एक दूसरे में घुल मिल नहीं जाएगा, उसके लिए उसको समझने के लिए है ना, उसको घुलने मिलने में टाइम तो लगेगा। तो ये क्या है? एक ग्रेजुअल प्रोसेस है वेयर बाय कल्चरल डिफरेंसेस टेंड टू डिसअपीयर, जिसमें जो है वो कल्चरल डिफरेंस जो है वो डिसअपीयर हो जाता है, कल्चरल डिफरेंसेस नहीं रहता है। मतलब ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें कल्चरल डिफरेंसेस जो है वो बिल्कुल भी खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि वो इस कल्चर का है या दूसरे कल्चर का होगा, है ना। नेक्स्ट डेफिनेशंस देखते हैं, assimilation is a process whereby individual or group once dissimilar becomes similar and identifies in their interest and outlook। मतलब जो ग्रुप पहले वैसा नहीं था लेकिन अब वो इस ग्रुप में घुल मिल गया है, अब उसका इंटरेस्ट और आउटलुक भी इस ग्रुप के जैसा बन गया है, तो उसको क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फीचर ऑफ एसिमिलेशन क्या है, क्या उसका फीचर है। तो फर्स्ट फीचर है कि ये स्लो प्रोसेस, ये बहुत ही ग्रेजुअली धीरे धीरे लोग जो है किसी कल्चर को सीखते हैं, उसको अडेप्ट करते हैं और उसमें घुल मिल जाते हैं। नेक्स्ट है परमानेंट, मतलब एक बार जो है वो अडेप्ट कर गए तो वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है ना। नेक्स्ट है क्रिएट यूनिटी, अब आप किसी दूसरे ग्रुप के जैसा बन गए हैं, उसकी चीजों को अडेप्ट कर लिए हैं, है ना, तो आप क्या है उसमें यूनिटी आपको क्रिएट कर देता है, आप वो ग्रुप आपको अपना समझेगा, है ना, आप वो दूसरे के जैसा बाहर वाले जैसा ट्रीट नहीं करेगा, तो ये है वो यूनिटी क्रिएट करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस, मतलब इसका क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट है प्रमोट पीस, ये जो है वो शांति बनाए रखता है, शांति को बढ़ावा देता है। दो अलग अलग ग्रुप हुआ तो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा, हम बेहतर है तो हम बेहतर हैं, तो दोनों जब एक जैसे हो गए तो क्या है, अब वो पीस मेंटेन होगा। नेक्स्ट है रिड्यूस डिफरेंसेस, जो भी डिफरेंसेस है वो क्या है वो कम हो जाता है। बिल्ड इंटीग्रेशन, एक दूसरे के साथ जो है जुड़ाव बनता है ना, एक इंटीग्रेशन बनता है लोगों के बीच में। इसका एक एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं, जैसे स्कूल है या कॉलेज है, वहां का यूनिफॉर्म आपने देखा होगा वो एक जैसे होते हैं, है ना, ताकि कोई डिफरेंसेस ना हो स्टूडेंट्स के बीच में, ऐसा ना लगे वो अमीर का बच्चा है वो बहुत महंगा महंगा ड्रेस पहन रहा है, वो थोड़ा गरीब का बच्चा है वो जो है वो बहुत सस्ता सा ड्रेस पहन रहा है, तो कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए सबका यूनिफॉर्म एक जैसा होता है ताकि सब एक जैसा ही दिखे, तो इससे क्या होगा, कोई कंफ्लिक्ट नहीं होगा, कोई ग्रुप में नहीं बनेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आइसोलेशन के बारे में। आइसोलेशन क्या है उसको हम लोग देखते हैं, इसका क्या मीनिंग है। लैक ऑफ इंटरेक्शंस विथ अदर,
मतलब जब दूसरों के साथ इंटरेक्शंस खत्म हो जाता है, उसमें कमी आ जाता है, तब क्या होता है, वो आइसोलेटेड महसूस करता है, वो आइसोलेट हो जाता है ना। उसका एग्जांपल है प्रिजनर्स इन द सॉलिटरी सेल्स। एक कैदी जिसको जेल में रखा गया है, तो उसको समाज से निकाल करके एक जेल में रख दिया है, तो वो क्या है, उसका इंटरेक्शन जो है वो सबके साथ वो खत्म हो गया, तो वो क्या है, वो आइसोलेशन का एग्जांपल हो गया, वो आइसोलेटेड हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ आइसोलेशन। आइसोलेशन कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट है स्पेशल आइसोलेशन, और नेक्स्ट है ऑर्गेनिक आइसोलेशन। स्पेशल आइसोलेशन कहते हैं वैसा आइसोलेशन जिसको जबरदस्ती आइसोलेट किया गया है। जैसे अगर कोई पर्सन क्राइम किया है, उसको जो है समाज से निकाल करके जेल में डाल दिया जाता है, उसको जबरदस्ती उसको आइसोलेट किया जाता है, तो वो है स्पेशल आइसोलेशन। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक आइसोलेशन, जो कि इंटरनल रीजन, किसी भी फिजिकल रीजन की वजह से या डेलिबरेटली जो है वो अपने आप को आइसोलेट किया है। जैसे कोई ब्लाइंड इंसान या कोई डिफ पर्सन है ना, जो स्पेशली एबल्ड पर्संस होते हैं, वो क्या है, वो सोशली सबके साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, है ना, क्योंकि वो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, तो वो सबके साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो क्या है, वो जो है वो आइसोलेटेड फील करते हैं, या वो आइसोलेट हो जाते हैं एक तरीके से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ आइसोलेशन। इसका क्या प्रभाव पड़ता है आइसोलेशन की वजह से? फर्स्ट है पुअर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, है ना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट उतना नहीं होता, जितना लोग ग्रुप में रह करके अलग अलग तरीके का चीज सीखता है, उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, उतना अकेले रह करके नहीं होगा। नेक्स्ट है लोनलीनेस। उसको जो है, चाहे वो भले ही अपनी मर्जी से ही आइसोलेटेड हुआ है, लेकिन एक समय के बाद उसको लोनलीनेस फील होने लगता है। नेक्स्ट है स्लो सोशल चेंजेस। उसमें जो है सोशल चेंजेस भी जो है वो बहुत ही स्लो होता है। तो ये सब इफेक्ट है आइसोलेशन का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट इंपॉर्टेंस है टेम्पररी आइसोलेशन हेल्पफुल। कभी कभी क्या है, टेम्पररी आइसोलेशन मददगार होता है। जैसे आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, एक कमरे में बंद कर लेते हैं, है ना, ज्यादा दोस्तों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, फैमिली फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, अपना फोकस रहता है, हमको एग्जाम क्रैक करना है। तो ये क्या है, ये टेम्पररी है और ये काफी हेल्पफुल होता है ना। नेक्स्ट है परमानेंट आइसोलेशन जो है वो होता है हार्मफुल। लोग जो है परमानेंटली अपने आप को आइसोलेट कर लिए, चाहे वो किसी भी वजह से हो, चाहे उसको जबरदस्ती जेल में रख दिया हो, चाहे वो अपने जानबूझ के हुआ हो, या किसी ने बहुत हर्ट कर दिया हो, इस वजह से वो खुद को आइसोलेट कर लिया है। तो किसी भी कंडीशन में हो, परमानेंट आइसोलेशन जो है वो थोड़ा हार्मफुल होता है। इस तरीके से हमने आइसोलेशन के बारे में देखा। अब जो है नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सबका कंपैरिजन देख लेते। जितने भी हम लोगों ने देखा, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, आइसोलेशन, जितने भी हम लोगों ने देखा, इन सब का एक क्विक कंपैरिजन हम लोग देख लेते हैं कि क्या है इसका, है ना, शॉर्ट में। फर्स्ट है कोऑपरेशन वर्सेस कंपटीशन। कोऑपरेशन किसको कहते हैं, कंपटीशन किसको कहते हैं? कोऑपरेशन मतलब जब दो लोग साथ में मिलकर काम करते हैं तो उसको कहते हैं कोऑपरेशन। और कंपटीशन किसको कहते हैं? जब लोग एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं, उसको कहते हैं कंपटीशन। नेक्स्ट है कंपटीशन वर्सेस कॉन्फ्लिक्ट। कंपटीशन किसको कहते हैं और कॉन्फ्लिक्ट किसको कहते हैं? कंपटीशन जो है वो नॉन वायलेंट होता है। हम इसमें क्या है, किसी का हार्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद को बेहतर बना रहे हैं कंपटीशन में। लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम उसमें किसी का हार्म करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना, ताकि हमारा गोल जो है वो फुलफिल हो सके, तो उसको क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है एकोमोडेशन वर्सेस एसिमिलेशन। एकोमोडेशन जो है वो टेम्पररी होता है ना, हम किसी चीज के लिए एकोमोडेट हो गए, एडजस्ट कर लिए खुद को। नेक्स्ट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है, वो परमानेंटली होता है, मतलब वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। अगर हम किसी ग्रुप का जो है कल्चर को, उसके आउटलुक को, है ना, उसको हम अगर अपने आप में अडॉप्ट कर लेते हैं तो उसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है, वो लॉन्ग लास्टिंग होता है ना। जब लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल जाता है वो जल्दी चेंज नहीं हो पाता है। और इस तरीके से हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। इसमें हमने सोशल प्रोसेस के बारे में जाना, उसके टाइप्स के बारे में जाना, उसके सारे टाइप्स को हम लोग एक एक करके डिटेल में हमने देखा। तो आप इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कोई डाउट आया है तो इसे जरूर पूछें। और इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद।